हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में केस लॉ सुब्रा मुखर्जी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 2000 का ये केस है और ये कंपनी लॉ के रिगार्डिंग है। इस केस के फैक्ट कुछ इस तरीके से हैं। इसमें एक कोल माइनिंग कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक जो गवर्नमेंट है एक एक्ट लेकर आती है जिसमें माइनिंग जो कंपनियां हैं उनका नेशनलाइजेशन होता है। द कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 का एक्ट, और उसके शेड्यूल में बहुत सारी कंपनी के नाम लिखे हुए थे। उसमें से जो एक हमारे केस में इन्वॉल्व कंपनी है उसका भी था। तो इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं बेसिकली वो भाई भाई होते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे उस कंपनी की प्रॉपर्टीज़ को, जो लैंड है उसको और जो बंगलो जिसके अंदर वो रह रहे हैं वो कंपनी के नाम पे होता है पहले, और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के बेच देते हैं अपनी वाइफ को। बाद में जब उस कंपनी का नेशनलाइजेशन होता है तो एक कंपनी बनती है, गवर्नमेंट कंपनी, जो BCCL के नाम से फिर बाद में आती है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और वो एक्वायर कर लेती है जो भी सारी प्रॉपर्टी उस प्राइवेट कंपनी की थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। जो बंगलो है जिसके अंदर वो डायरेक्टर्स और उनकी वाइफ और उनकी फैमिली रहती थी, वो उसको खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो एक एक्ट है पब्लिक प्रेमाइसिस इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1977, उस एक्ट के तहत इनके खिलाफ इविक्शन प्रोसीडिंग्स होती हैं और उस इविक्शन प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में ये कोर्ट में जाते हैं। तो लीगल इशू क्या अराइज होता है, वेदर द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन वाज ए बोनाफाइड एंड जेन्युइन और इन सैम बोगस एंड फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन। वो जो ट्रांजेक्शन जो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी की है एक प्राइवेट कंपनी की, क्या वो ट्रांजेक्शन्स बोनाफाइड थी या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक बोगस ट्रांजेक्शन है। इसलिए ताकि जब नेशनलाइजेशन हो तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी तो कम से कम बची रहे, नेशनलाइजेशन पे उस प्रॉपर्टी को ना हैंड ओवर करना पड़ जाए सरकार को। और whether the court has to lift the corporate veil to ascertain the true nature of transactions, identify the party involved and look into the economic realities। एक ये कंटेंशन अराइज होता है कि क्या कोर्ट को कॉरपोरेट व्हील हटा करके ये देखना होगा कि कौन सी पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व है और वो ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। क्या बोनाफाइड पर्पस से कंपनी ने ही खुद से उन प्रॉपर्टीज़ को बेचा है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्टर्स थे क्योंकि वो कंपनी को मैनेज कर रहे थे और कंपनी का नेशनलाइजेशन होने वाला था और उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देती है, कोर्ट ये कहती है कि हम ये मानते हैं कि जो सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस था उसमें जो कॉरपोरेट व्हील का कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कॉरपोरेट व्हील एस्टेब्लिश किया था कि कंपनी एक अलग सेपरेट एंटिटी है उसके मेंबर्स से, और ये एक कॉर्नरस्टोन की तरह है इंग्लिश लॉ में भी और इंडियन जो लॉ है कंपनी लॉज के रिगार्डिंग, कि कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी माना जाएगा और जो मेंबर्स हैं उनको अलग एंटिटी माना जाएगा। लेकिन ये भी एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ बन चुका है कि कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कॉरपोरेट व्हील को हटा करके ये देख सकते हैं रियल नेचर क्या है, उसकी इकोनॉमिक रियलिटीज़ क्या हैं बिहाइंड दैट कॉरपोरेट व्हील। एंड इस स्पेसिफिक केस में क्या होता है, कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि दिस स्पेसिफिक केस इन विच these transactions are made between husband and wife just to save those immovable properties, hence those transactions are not bona fide। और कोर्ट ये हेल्ड करता है कि ऐसे केसेस में कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो कॉरपोरेट व्हील को हटा करके इकोनॉमिक रियलिटीज़ जो हैं उनको देख सकती है और ये देख सकती है कि कौन पर्सन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं उन एक्शंस के लिए। और कोर्ट ये पाती है कि जो प्राइवेट कंपनी के ओनर्स थे उनका बोनाफाइड ट्रांजैक्शन नहीं था और उनका कोई राइट नहीं है। आई होप आपको ये केस लो ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसकी
PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम lobytes_906। थैंक यू सो मच।